हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर शिवानी इज़ हेयर और आज आपके लिए एक नई वीडियो जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नई तालीम इन प्रेजेंट टाइम विषय पर आधारित है। वर्तमान समय में नई तालीम की सर्वोत्तम पद्धतियाँ, ये आपका लास्ट सब पॉइंट है फील्ड एंगेजमेंट यूनिट का। इसमें फर्स्ट सब पॉइंट है आपका लोकल प्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। स्थानीय उत्पादन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण एवं कृषि क्रियाएं। गांधी जी का दर्शन समग्र शिक्षण का दर्शन है। समग्र शिक्षण से अर्थ है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बल देता है। नई तालीम वर्तमान समय के लिए भी अनुकूल, उपयोगी एवं प्रासंगिक है। नई तालीम सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा है कि समाज में किस तरीके से परिवर्तन लाया जाए। इस शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी तबकों की शैक्षिक, आर्थिक व सामाजिक विकास करके समानता पर आधारित एक नए समाज की रचना करना है। मतलब कोई भेदभाव न हो, सब एक समान हो। और आज परिवर्तन के इस युग में ग्रामीण क्षेत्र के विकास में समुचित शिक्षा की जरूरत है। गाँव का विकास होना चाहिए और गांधी जी की नई तालीम इस जरूरत को पूरा करती है। और जो नई तालीम है वो वर्तमान समय के लिए अनुकूल, उपयोगी एवं प्रासंगिक भी है। इसीलिए सरकार इसको धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, धरातल पर क्रियान्वित करना चाहती है। जबकि नई तालीम गांधी जी ने 1937 में वर्धा शिक्षा योजना में इसकी बात कही थी, लेकिन फिर से उस चीज़ की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि छात्रों का आत्मनिर्भर बने, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, विभिन्न कौशलों का विकास बालकों के अंदर हो। तो स्थानीय उत्पादन, गांधी जी का दर्शन मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि उनका दर्शन क्या है, उनका शैक्षिक दर्शन क्या है। आप पिछली जो वीडियोस हैं इस पेपर से रिलेटेड उसमें जाके आप देख सकते हैं। शिक्षा दर्शन, गांधी जी का दर्शन, वही सब नई तालीम के कौन सा शिल्प पढ़ाया जाए, कैसे कराया जाए, मूल्य क्या हैं उनके, अनुभवजन्य शिक्षा क्या है, वो सब आप उस यूनिट में सुन सकते हैं। लास्ट वीडियोस पड़ी हुई है, ओल्ड वीडियो, और मैं पुराना डिस्क्रिप्शन में पूरा एक इसका मास्टर वीडियो या यूनिट वाइज मास्टर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। तो इसमें स्थानीय उत्पादन क्या है? गांधी जी की नई तालीम उत्पादक कार्य पर आधारित शिक्षण पद्धति है। गांधी जी ने जो नई तालीम में अपनी बात कही है वो विभिन्न शिल्प के माध्यम से शिक्षा देने की बात कही है अपने शिक्षा दर्शन में, और उसको ही उत्पादक कार्य पर आधारित माना जाता है, उत्पादक कार्य से रिलेटेड है। और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए आज के समय में कार्य और शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त करना अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि आज के समय में क्या है कि अधिकांश विद्यार्थी कार्य कुशलता की दृष्टि से अयोग्य हैं, स्किल नहीं है। शैक्षिक प्रमाण पत्र तो सभी के पास हैं, थियोरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का अभाव है। तो उस प्रैक्टिकल नॉलेज के अभाव के कारण ही उत्पादक कार्य उनको नहीं आता, और एक जो आर्थिक विकास शिक्षा से उत्पादक कार्य को जोड़ने में जो आर्थिक विकास होता है वो नहीं हो पाया। तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो 1937 में आया था और गांधी जी ने उसमें एक भाषण भी दिया था, और उसमें कहा था गांधी जी ने कि आज मैं आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूँ वह एक विकल्प नहीं है, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे स्कूलों में शिक्षा के साथ बच्चों को दी जानी चाहिए। अब मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए उसे व्यापार और हस्तशिल्प के माध्यम से सिखाया जाए। वो कहते थे कि इसका विकल्प, आर्थिक विकास का विकल्प क्या है कि छात्र को कौशल सिखाया जाए। इसी संबंध में 1964-66 में कोठारी कमीशन आया था, जिसको शिक्षा आयोग कहा जाता है। तो उसमें कहा गया था कि कार्य, अनुभव शिक्षा और कौशल को एकीकृत करने का एक तरीका है। कार्य क्या है? अनुभव और शिक्षा, कार्य, अनुभव और शिक्षा को एक एकीकृत किया जाए जिससे बालक के अंदर कौशल का विकास हो। स्थानीय उत्पादन कार्यों के अंतर्गत आने वाले अनेकों कार्य हैं, उनमें से कुछ निम्न हैं
कि कैसे शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए, उससे रिलेटेड कुछ कार्य हैं, जैसे कागज़ बनाना, साबुन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, चमड़े के जूते बनाना, बागवानी करना, सूत कातना, फसलें उगाना, सिलाई, कताई, बुनाई, जैविक खाद बनाना, कपास की खेती, मूर्तियाँ बनाना, सफाई का ज्ञान आदि। आज के समय में जैविक खाद पर और जैविक खेती पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन है, नर्सरी में पौधे उगाना है, ईंट कैसे बनाना है, ये सब एक शिल्प के अंतर्गत आने वाले कार्य हैं और जो उत्पादन से रिलेटेड है। इसीलिए इनको कहा जाता है स्थानीय उत्पादन, लोकल प्रोडक्शन, जिससे छात्र का विकास हो और स्किल डेवलपमेंट भी उनके अंदर आ जाए। दूसरा है इसमें वेस्ट मैनेजमेंट। आज हमारे देश में अपशिष्ट की समस्या एक विकराल समस्या ले चुकी है। आप देख सकते हैं जगह जगह कूड़े के ढेर मिलते हैं, पन्नियाँ पड़ी रहती हैं जो कि वातावरण को भी नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही साथ विभिन्न जानवर उनको खा लेते हैं, वो उनको भी हानियां पहुंचाती हैं। तो इस समस्या के लिए हम केवल सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, कहीं ना कहीं हम भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस समस्या पर हमारी सरकार भी अपनी तरफ से अनेकों योजनाएं चला रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चलाया इस समस्या को दूर करने के लिए, और कहीं ना कहीं उससे लोगों में जागरूकता भी आई है। फिर भी हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह इस समस्या पर सतर्क रहे और अपने देश से इस समस्या से निजात पाने के अभियान में भागीदार बने। इट मीन्स अपना कर्तव्य समझे कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी अपशिष्ट निकलता है, कुछ अपशिष्ट तो ऐसा है जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाता है ना। पालतू पशु इन पन्नी आदि को निगल जाते हैं, इस कचरे को, और इन्हें जलाया जाता है तो इनसे प्रदूषित गैसें निकलती हैं जो अत्यंत भयावह रूप ले सकती हैं। तो अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? कचरा निस्तारण या रिसाइकलिंग करने से ऊर्जा उत्पादन आदि को अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। कचरे के प्रबंधन, पुनः उपयोग और पुनर्निर्माण अथवा वेस्ट मैनेजमेंट आज के समय की मांग बन गया है कि कैसे इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो निश्चित है कि कचरा भी ज़्यादा निकलेगा, तो कैसे उस वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है और उसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जाए कि ऐसा वेस्ट निकालें जिसका रिसाइकिल किया जा सके। स्वच्छता अभियान और रैलियां निकाली जाती हैं जिससे लोग जागरूक हों, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो बीमारियां भी कम होंगी। जैविक अपशिष्टों से खाद बनाने का काम भी चल रहा है। आपने देखा है कहीं तो पॉलीथीन से जो कचरा निकल रहा है, क्योंकि इस कचरे की रिसाइकलिंग बहुत मुश्किल है। एक तो इस पे बैन भी लगाया गया है जगह जगह, कई स्टेट तो पॉलीथीन मुक्त भी कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ इनसे सड़कें बनाने का काम भी हो रहा है कि ताकि इस वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए। तो जैविक अपशिष्टों से खाद बनाया जाए जिससे भूमि उपजाऊ हो। स्कूल प्रांगण को तो जीरो वेस्ट बना दिया जाए। कुछ स्कूलों ने बैन किया हुआ है कि बच्चे पॉलीथीन लेकर नहीं आएंगे। ई अपशिष्ट के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। आज के समय में ई अपशिष्ट तो और भी ज़्यादा घातक हो रहा है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आपके मोबाइल हैं, जितनी इन चीज़ों से कचरा जो निकल रहा है उसका मैनेजमेंट करना और भी मुश्किल हो रहा है। प्लास्टिक, थर्माकोल डिस्पोजल बर्तन के बजाय मिट्टी या धातु के बर्तन का उपयोग करें। कैसे इस समस्या को दूर किया जाए, इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ छात्रों को दी जा सकती हैं, क्योंकि छात्र अपने आप तो सीखेगा, घर जाकर अपने पेरेंट्स को, आस पड़ोस को, छात्र स्कूल में ही ये इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा जागरूक किया जा सकता है। तो इसके लिए अपशिष्ट निपटाने के विभिन्न तरीके जैसे गड्ढा खोदना, भस्मीकरण आदि किया जाए। साथ ही साथ ये जब किया जाए तो सॉयल पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण का भी ध्यान रखा जाए।
पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट, पर्यावरण के अनुकूल हो, यदि अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है तो वो पर्यावरण के अनुकूल हो। और इसके साथ साथ रिसाइकिल की जाने वाली वस्तुओं को अलग अलग किया जाए, कचरा अलग अलग हो। बल्कि योजनाएं भी चलाई गई हैं कि ग्रीन में आप सूखा कचरा डालेंगे, इसमें आप गीला कचरा डालेंगे। उन्नत उपकरणों की व्यवस्था की जाए जिससे वेस्ट का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो। कागज़ के दोनों ओर लिखना या कहीं कहीं कहते हैं कि एक ही तरफ लिखना है, नहीं, वो कागज़ की भी वेस्ट है, उससे पेड़ों का भी वेस्टेज है, पर्यावरण का भी वेस्टेज है। जैविक खेती, जैविक खेती आज के समय की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइज़र केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं खेती में, वो कहीं ना कहीं सेहत पर भी असर डाल रहे हैं, बीमारियां उससे ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो जैविक खेती की जाए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे, और बाल सभाओं का आयोजन करके स्वच्छता के लिए भी जागरूक किया जाए। रिसाइकलिंग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाए, जूट या कपड़े के थैलों का उपयोग किया जाए। और इस तरह हम कह सकते हैं कि अपशिष्ट प्रबंधन बड़ी चुनौती है देश के लिए आज के समय में। जानकारी है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में कचरा पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसके अनुपात में हमारे पास अच्छे वेस्ट मैनेजमेंट के उपकरण नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है। फिलीपींस ने तो शून्य अपशिष्ट मॉडल हो गया है, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरीके से है, तो उसको शून्य अपशिष्ट मॉडल कहा गया है, जिसको हम भी अपना सकते हैं। और नई तालीम कहीं ना कहीं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है आपका इसमें वाटर हार्वेस्टिंग। जल है तो कल है, सुना होगा आपने, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, बहुत सारी कोटेशंस हैं, आपको कहीं कहीं लिखी हुई भी दिख जाएंगी। जल यदि नहीं बचाओगे तो खुद प्यासे रह जाओगे, क्योंकि पानी के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो जल एक अमूल्य धरोहर है हमारी पृथ्वी की और बेशकीमती संपदा है। हमारी पृथ्वी पर जितना जल है उसका केवल 3% ही प्रयोग के योग्य है, और उसमें से भी केवल 0.26 ही शुद्ध जल की मात्रा है। तो जल इतना कम है, हमें उसको बचाना ही होगा, और उसके लिए जल संरक्षण के लिए अनेकों तरीके हैं। जल हमारे वायुमंडल का एक ऐसा स्रोत है जो इस्तेमाल के बाद फिर जल बनता रहता है। इट मीन्स जो ये चक्र चलता रहता है, इसको जल चक्र कहा जाता है। आज हमारी पृथ्वी पर मानव ने प्राकृतिक क्रिया को असंतुलित कर दिया है। कहीं ना कहीं बढ़ती हुई जनसंख्या जल प्रदूषण का भी एक कारण है। मनुष्य जल का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जल को प्रदूषित कर रहा है। कुछ कृषि कार्य ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की, फसलें ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो इसके परिणाम स्वरूप जल का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे सामने ये समस्या एक विकराल रूप लेगी आने वाले समय में। और इसके लिए हमें जल संचय करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। जल संरक्षण के अनेकों उपाय हो सकते हैं, जैसे पानी का सही तरीके से उपयोग करें, वेस्टेज ना करें, नाटक, रैली आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, और वर्षा के जल को एकत्र करें। छत पर हम वर्षा का जल एकत्र कर सकते हैं, फिर उसको एक गड्ढे या तालाब में भर सकते हैं, जिससे वो धीरे धीरे जमीन में चला जाए और फिर से हमारे यूज़ के लिए तैयार हो जाए। नहरीकरण करें जिससे वर्षा का जल सीधे बहकर समुद्रों में ना पहुंच जाए। जल प्रदूषण ना करें, कार्यशालाओं का आयोजन कराएं जिससे लोग जागरूक हों जल बचाने के लिए, क्योंकि यदि जल नहीं होगा तो स्थिति कितनी भयावह होगी आप सोच सकते हैं। जल संचय विकास परियोजनाएं बनाएं, जल स्रोतों को पुनः भरें। आज पीछे चल भी रहा था बहुत कि वहाँ उस गांव में तालाब बनाया गया है, लोगों ने अपनी मेहनत से किया है, तालाब को भरा गया है। पहले तालाब होते थे गांव के पास, लेकिन अब लोगों ने ज़मीन कब्जाने के चक्कर में तालाबों को ही भरना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि तालाब होने से वाटर लेवल सही रहते हैं, ज़्यादा नीचे पानी नहीं जाता। अब पानी कहीं कहीं तो वाटर लेवल बहुत नीचे पहुंच गए हैं। अब देखना आप मई जून में महाराष्ट्र साइड में तो ज़मीन खिल जाती है, सूखे पड़ने की वजह से पानी नहीं मिलता लोगों को पीने के लिए भी। जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाए। नई तालीम सभी को जल संरक्षण के प्रति जागरूक
कर रही है और यह एक चिंता का विषय है कि कैसे हमें जल को बचाना है, कैसे जल का संचय करना है और हमें पर्याप्त जल चाहिए ही इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए। और इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती। जितने भी और प्लेनेट हैं, जल नहीं है तभी तो जीवन नहीं है वहाँ पर। केवल पृथ्वी ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे जल है तो जीवन है। तो कहा भी गया है कि यदि पानी की रुकी न बर्बादी तो धरा पे न होगी आबादी। जहाँ पानी नहीं है वहाँ फसलें भी पैदा नहीं होती हैं। तो जल जीवन है, हमें इसका संरक्षण करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इसमें एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, कृषि क्रियाएं, कैसे हम इसमें भागीदारी करें कृषि क्रियाओं में। कहा जाता है कि भारत गाँवों में बसता है, गाँवों का देश है, एक कृषि प्रधान देश है और कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, मुख्य जीविका का साधन है। आज कृषि में भी नित नित नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है और वर्तमान समय में कृषि शिक्षा में युवाओं की रुचि भी बढ़ने लगी है। अनेकों मशीनों का, अनेकों नई नई फसलों का, अनेकों विधियों का, अनेकों आविष्कार हो रहे हैं कृषि में। और कई बार आपने सुना होगा कि यूएस में जॉब करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गांव में आके अपनी खेती शुरू कर दी है। क्योंकि आज का हमारा युवा भी कहीं ना कहीं नई नई टेक्निक आने से कृषि कार्यों में रुचि लेने लगे हैं। फिर भी हमें अपने कृषि के विकास के लिए और अधिक आवश्यकता है। कहीं ना कहीं अन्नदाता फसल उगाता है, खर्चा उसको पता है, लेकिन उसके रेट कौन डिसाइड करता है? जो मंडियों में बैठे हैं। उनको क्या पता कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लग रहा है। तो ये एक मुश्किल है और कहीं ना कहीं प्रकृति से भी फसलों का नुकसान होता है और तो उसका सारा, इसीलिए आदमी कई बार घृणित कार्य, आत्महत्या जैसा घृणित कार्य भी किसान करे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याएं हैं किसान के सामने। तो कृषि कार्यों में भागीदारी के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारी सरकारों को भी इसके लिए योजनाएं चलानी चाहिए कि किन फसलों से अधिक कमाई हो सकती है और अपना जीवन वो भली भांति व्यतीत कर सकते हैं। विद्यालय में भी छात्रों को कृषि कार्यों की जानकारी दी जा सकती है, जैसे जैविक खेती व भूमि की जानकारी। जैविक खेती कैसे करें, भूमि कौन सी फसल के लिए कौन सी भूमि अच्छी है या किस भूमि में कितनी फसलें ली जा सकती हैं। बागवानी करना, फल फूल सब्जियों को उगाना, उनका निरीक्षण करना, कैसे फसल को बढ़ा सकते हैं, पौधों का क्या महत्व है, पशु पक्षियों की क्या पहचान है, कौन से पशु पक्षी हमारे लिए अच्छे हैं, भूमि में कैसे सुधार किया जाए, मृदा परीक्षण किया जाए, जैव कीटनाशक कैसे तैयार करें, जैविक हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो जो कीड़े उन पर लगते हैं उनके लिए तो हानिकारक हैं ही, कहीं ना कहीं साथ साथ मनुष्य के लिए भी हानिकारक हैं। तो जैविक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, जैविक खाद तैयार किया जाए, स्वदेशी तरीके अपनाए जाएं खेती करने में, वर्मी कंपोस्टिंग किया जाए, जैव विविधता को संरक्षण दिया जाए, अनाज भंडारण की प्रॉपर तकनीक हो। कुछ सरकारों के पास भी, सरकार और लोगों दोनों मिलकर इनको कर सकते हैं। जन जागरूक अभियान चलाए जाएं, पर्यावरण संतुलन की जानकारी हो, औषधीय व फलदार पौधों को उगाने पर अधिक बल दिया जाए, विद्यालय वाटिका तैयार की जाए। स्कूलों में कैसे बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, एक वाटिका बना दें, क्योंकि जब बच्चा जिस पौधे को लगाता है तो उसको वो बढ़ता हुआ जब देखता है या उसके पौधे के बारे में पूरी जानकारी उसको होती है तो वो बड़ा खुश होता है देखकर उसको। औषधीय पौधों की पहचान, उनकी खेती, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे खेती में और कृषि कार्यों में और अधिक रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कुछ माता पिता कहते हैं कि उनके बच्चे कृषि कार्यों में मदद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कृषि मुख्य व्यवसाय है और इसको एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकारों को भी कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार नई तकनीक और किताबी ज्ञान के साथ साथ हुनरमंद कार्य भी छात्रों को सिखाने चाहिए। कृषि उपक्रमों में शिक्षक व छात्र अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि छात्रों को श्रम के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए, क्योंकि कृषि कार्यों में श्रम तो महत्व है, शारीरिक श्रम अत्यंत आवश्यक है। तो श्रम के प्रति यदि आदर होगा तो छात्र उसमें रुचि लेंगे। तो कहीं ना कहीं कृषि पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए। और ये आपकी लास्ट यूनिट थी नई तालीम बीएड वाले पेपर की। अब आप
इसमें जो भी प्रॉब्लम आपकी हो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं, और मैं इसकी पूरी या तो यूनिट वाइज मास्टर वीडियो बना दूंगी या पूरी एक मास्टर वीडियो बना दूंगी, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स स्टूडेंट्स। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।